योगी आदित्यनाथ इस तरह से उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं जैसे कोई जाति दुश्मनी हो। जिन लोगों को बचाया जा रहा है उसमें खुद मुख्यमंत्री भी उसके जांच के दायरे में आएंगे। मुख्यमंत्री को बचाने के लिए, स्वास्थ्य मंत्री को बचाने के लिए डॉक्टर कफिल खान को जो बलि का बकरा बनाया गया, यह कॉपी डॉक्टर कफिल द्वारा लिखी गई मथुरा जेल से जो चिट्ठी है उसकी है साथियों। डॉक्टर कफिल खान जो गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की हैसियत से 8 अगस्त 2016 को जिन्होंने नौकरी शुरू की और जिस घटना की वजह से उनका नाम चर्चा में आया और जिस तरह से उनके काम लोगों के सामने आए, चर्चा में आए, वो 10 अगस्त या यूं कहो कि 10-11 अगस्त की जो रात है, उस दिन, उस रात को 2017 को उस बीआरडी मेडिकल कॉलेज में गोरखपुर में 400 बच्चों को इंसेफेलाइटिस की बीमारी हुई। उस इंसेफेलाइटिस की बीमारी के लिए उन्होंने जो जी तोड़ कोशिश की वो काबिल तारीफ है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। वो और उनके साथ में 16 और जूनियर डॉक्टर्स थे और उनके साथ में लगभग 22-23 नर्सिस का स्टाफ था और उनके साथ में और जो वहां के सफाई कर्मचारी थे, उन सब ने मिलकर जो मेहनत की है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है साथी। तो वो डॉक्टर कफिल साहब जो इंसेफेलाइटिस की बीमारी थी, उसमें उन 400 बच्चों की जान बचाने के लिए उन्होंने और उनकी टीम ने लगातार 54 घंटे काम किया। 54 घंटे साथियों काम किया उन्होंने। और उसके लिए उन्होंने जो ऑक्सीजन के सिलेंडर, क्योंकि उस बीमारी में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी बच्चों को, और ऑक्सीजन के सिलेंडर जिस तरह से उन्होंने अपने रिस्क पर अपने आप मंगाए, उन्होंने और उनकी टीम ने, वो इंसानियत के लिए बहुत बड़ी एक मिसाल है जो उन्होंने काम वहां पर किया। 500 जंबो सिलेंडर उन्होंने मंगाए, 500 जंबो सिलेंडर ऑक्सीजन के उन्होंने मंगाए। जिम्मेदारी किसकी थी साथियों? वहां के जो डीजीआईएमसी मिस्टर गुप्ता, उस समय जो वहां के जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज के थे मिस्टर गुप्ता, जिनको बचाने के लिए और खुद मुख्यमंत्री को बचाने के लिए, स्वास्थ्य मंत्री को बचाने के लिए डॉक्टर कफिल खान को जो बलि का बकरा बनाया गया, जिस तरह से उन पर आरोप लगाए गए और उन्हें जेल में डाल दिया गया, मैं ये कहूंगा कि इंसानियत के नाम पर इससे बड़ा धब्बा कुछ हो नहीं सकता साथियों। डॉक्टर कफिल ने, जिन्होंने बच्चों की जान बचाने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी 400 में से 70 बच्चों की डेथ हो गई। और उसके बाद ही हल्ला मचा और उसके बाद जो स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो एक होता रहता है, ये तो बच्चों की मौत होती रहती है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो यहां तक भी कहा कि 2 बच्चों के बाद ये मत समझ लेना कि बाकी बच्चों की जिम्मेदारी सरकार की। जो इस तरह के कमेंट किए गए, बिल्कुल अमानवीय कमेंट किए गए, उस सारी चीज में डॉक्टर कफिल खान जी को बलि का बकरा बनाकर 22 अगस्त को उनके खिलाफ, उनके मामले की जांच करने के लिए एक समिति बनाई गई। उस समिति, योगी सरकार ने वो समिति बनाई। उस समिति को 90 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट दाखिल करनी थी। 90 दिन के अंदर, यही उसका समय था। और उसमें उनके ऊपर 4 आरोप लगाए गए डॉक्टर कफिल के ऊपर। नंबर 1 कि ये सरकारी अस्पताल में नौकरी करते हुए भी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। दूसरा, इन्होंने बच्चों को बचाने में अपने पेशे में लापरवाही की है। तीसरा भ्रष्टाचार किया है। और चौथा आरोप कि वार्ड नंबर 100 जो था, उसके ये इंचार्ज थे, उसकी इन्हें सूचना हर 30 दिन में देनी थी, वो इन्होंने नहीं दी। कमेटी बनाई गई साथियों। उस कमेटी ने, जिसको 90 दिन में रिपोर्ट देनी थी, उसने अपनी रिपोर्ट 2.5 साल बाद दी। यानी 2019 में
जो 18 अप्रैल 2019 को ही यह रिपोर्ट तैयार हो गई थी। उस रिपोर्ट पे बाकायदा डेट पड़ी है। उस जो इनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो थी उसकी, मैं उसी की बात कर रहा हूं जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए कमेटी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बनाई। उस डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जो रिपोर्ट थी 90 दिन में होनी चाहिए थी, नहीं हुई। 18 अप्रैल 2019 को तैयार हो गई और 26 या 28 सितंबर को डॉक्टर कफिल खान साहब को, जब 26 या 28 सितंबर 2019 को डॉक्टर कफिल खान साहब को वो रिपोर्ट दी गई, इंक्वायरी रिपोर्ट की कॉपी दी गई। और उसमें क्या है? उसमें चारों आरोपों से उनको पूरी तरह से दोष मुक्त कर दिया गया डॉक्टर कफिल खान साहब को। नंबर 1, उन्होंने कहा कि जिस दिन इन्होंने नौकरी ज्वाइन की यानी 8 अगस्त 2016 को, उसके बाद से उन्होंने कोई भी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं की। ये रिपोर्ट में इस आरोप से कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे बरी कर दिया। दूसरा, उन्होंने अपने पेशे में कोई लापरवाही नहीं की, बल्कि 10 तारीख को 10 अगस्त 2017 को जिस दिन ये घटना घटी बच्चों की, उस दिन वो छुट्टी पर थे। वो अपने जो है उस पर भी नहीं थे, नौकरी पर भी, लेकिन उस सबके बावजूद भी उन्होंने छुट्टी को दरकिनार करके वो आए और आके उन्होंने लगातार काम किया। और उन्होंने और उनकी टीम ने 54 घंटे लगातार काम किया, बच्चों को बचाने के लिए पूरी कोशिश की। और 500 सिलेंडर ऑक्सीजन के उन्होंने अपने रिस्क पर, अपनी पैसे पर उन्होंने मंगवाए। तो उन्होंने कहीं कोई लापरवाही नहीं बरती और कोई भ्रष्टाचार उन्होंने नहीं किया, किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार उन्होंने नहीं किया। चौथा, जो उन पर आरोप लगाया गया कि वार्ड नंबर 100 जो था उसके वो इंचार्ज थे, वो इंचार्ज नहीं थे, क्योंकि 8 अगस्त 2016 को उन्हें अपॉइंटमेंट मिला था, नौकरी पर आए थे और 2 साल वो प्रोबेशन पीरियड होता है, 2 साल के बाद ही वो परमानेंट होते हैं। और जो व्यक्ति परमानेंट नहीं होता, जो डॉक्टर परमानेंट नहीं है, उसको इंचार्ज नहीं बनाया जाता, तो वो वार्ड के इंचार्ज भी नहीं थे। ये बाकायदा उनकी रिपोर्ट में, और इस तरह से उनको पूरी तरह से दोष मुक्त कर दिया गया डॉक्टर कफिल को। उस सबके बावजूद भी डॉक्टर कफिल को सितंबर 2017 में गिरफ्तार किया गया। 8-9 महीने वो जेल में रहे और हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत इस आधार पर दी कि इनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए, कोई आरोप इनके खिलाफ सिद्ध नहीं होता। 8-9 महीने में जमानत मिली। उसके बाद में ये रिपोर्ट आई 2019 में, और अब 2020 में जनवरी में उनको गिरफ्तार करके डाल दिया गया है। और उन पर आरोप यह है कि वो देशद्रोह का काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एनपीआर, एनआरसी और सीएए के आंदोलन में भाग लिया। कोई इंसान, अगर कोई कहीं अन्याय और अत्याचार हो रहा है, कोई इंसान देश को बचाने के लिए, देश की जनता को बचाने के लिए, न्याय को बचाने के लिए, सच्चाई को बताने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, संविधान के तहत अगर कोई काम कर रहा है, तो वो कहां गलत कर रहा है, कहां उसने किस तरह का अपराध किया है। लेकिन एनएसए में, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उन्हें जेल में बंद कर दिया गया है और इस समय वो मथुरा जेल में बंद है। और उस मथुरा जेल की स्थिति क्या है, जो उन्होंने खुद लिखकर भेजी है, आप सुनेंगे। 4 पेज की उन्होंने चिट्ठी, 4 पेज की चिट्ठी अपने परिवार को भेजी है। और उस चिट्ठी की मेरे पास व्हाट्सएप के माध्यम से वो चिट्ठी आई है। उस चिट्ठी की कॉपी मैंने निकाली है, ये आप देख रहे होंगे, ये उसकी कॉपी है। ये कॉपी डॉक्टर कफिल द्वारा लिखी गई मथुरा जेल से जो चिट्ठी है उसकी है साथियों। ये डॉक्टर कफिल ने लिखी है साथियों, ये पूरी चिट्ठी। और इस चिट्ठी में ये साथियों, ये देखें आप, ये और ये 4 पेज की चिट्ठी है। और ये नीचे डॉक्टर कफिल खान साहब के ये दस्तखत हैं, 4 पेज की चिट्ठी है। इस चिट्ठी
चिट्ठी को कोई भी पढ़ेगा उस व्यक्ति के आंसू निकल आएंगे। और इस चिट्ठी को मैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को भेजूंगा, इस चिट्ठी को मैं सुप्रीम कोर्ट को भेजूंगा, इस चिट्ठी को मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट को भेजूंगा और उन्हें बताऊंगा कि तुम्हारी जेलों की हालत कितनी नारकीय है, कितनी नरक भरी है। जहन्नुम बना रखा है जेल को, जहां पर इसी चिट्ठी में लिखा है 534 कैदियों के रखने की जगह है, वहां पर 1600 के लगभग कैदी बंद हैं। तो क्या मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे 3 गुना तुमने वहां पर कैदी रखे हुए हैं। नरक बन जाएगी या नहीं बन जाएगी? एक एक बैरक में जहां ज्यादा से ज्यादा 40-50 आदमी हो, ज्यादा से ज्यादा इतने होने चाहिए, वहां 125 से लेके 150 तक लोग रखे गए हैं। और 4 या 5, 4-6 जो वहां पे बाथरूम है, एक बैरक के लगभग शायद एक ही बाथरूम पड़ रहा है, लंबी लाइन लगानी पड़ती है, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा खड़ा होना पड़ता है लेटरिन के लिए, बाथरूम के लिए। यह स्थिति है वहां की, उस जेल की। और इतनी बदबू, पेशाब की बदबू, लेटरिन की बदबू वहां आती है। मक्खियां, मच्छर, कीड़े, एक से एक सटके, व्यक्ति से व्यक्ति सटा हुआ है और वहां सोना पड़ता। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी गर्मी में, इतनी भयानक गर्मी में व्यक्ति पसीने में तर हो जाता। लाइट की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, अधिकतर लाइट चली जाती है। मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़ों के बीच में एक से एक सटके इस गर्मी में व्यक्ति कैसी जिंदगी जी रहा होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। हालांकि वो डॉक्टर हैं और डॉक्टर को क्लास बी की फैसिलिटी वाली जेल मिलनी चाहिए, प्रशासन ने क्यों नहीं दी? क्या बात है, यह भी देखना बहुत जरूरी है। और जिस एनएसए में बंद किया है, किस आधार पर बंद किया है? सीए, एनपीआर, एनआरसी अगर आंदोलन है, उस आंदोलन में इस देश में करोड़ों लोगों ने हिस्सा लिया है, करोड़ों लोगों ने भाग लिया है। तो क्या यह एक अपराध है? संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहना, कहां किसी को दिक्कत है? और डॉक्टर कपिल वो व्यक्ति हैं, वो इंसान हैं कि उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने इस देश में सैकड़ों के लगभग कैंप किए हैं। उस घटना के बाद और जेल से वापस आने के बाद, जब पहली बार उन्हें जेल में रखा गया था, 9 महीने बाद जब जेल से वापस आए, तो उन्होंने अपनी जो टीम है उनकी, केरल में जो नेफा वायरस की बात चली थी और फिर चमकी बुखार जो बिहार में चला, वहां जाके लोगों के कैंप लगाए, सेवा की, फ्री दवाइयां दी। और वो फ्री दवाइयां उनके और उनकी पूरी टीम को पूरे देश भर से, अलग अलग शहरों से लगातार वो आती थी। लोग मदद करते थे, सहयोग करते थे, क्योंकि एक परोपकार का काम है, एक इंसानियत का काम है। वो व्यक्ति अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर लगातार देश की सेवा कर रहा, समाज की सेवा कर रहा है। और आज भी वो व्यक्ति, वो बच्चों के डॉक्टर के लिए स्पेशलिस्ट है। वो व्यक्ति आज की तारीख में इस कोरोना के संकट में, जब हमारे पास डॉक्टरों की भारी कमी है, बहुत से डॉक्टर संक्रमित हैं, ऐसी स्थिति में ऐसा हर एक डॉक्टर इतना काबिल, इतना समाज के लिए, देश के लिए समर्पित व्यक्ति, उसका बाहर होना कितना जरूरी है, आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन योगी गवर्नमेंट इस तरह से कर रही है, योगी आदित्यनाथ इस तरह से उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं जैसे कोई जाति दुश्मनी हो, उनकी कोई अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी हो। क्या एक मुख्यमंत्री के लिए, और वो भी वो जो सन्यासी हो, कभी उन्होंने अपने ईश्वर के सामने खड़े होकर यह सोचा है कि वो सन्यासी होकर क्या कर रहे हैं? क्या इसी के लिए वो भगवान की पूजा करते हैं? क्या ये उनका भगवान इसी बात की उन्हें अनुमति देता है कि किसी भी एक बेगुनाह व्यक्ति को सिर्फ धर्म के नाम पर आप उसे अंदर कर दे रहे हैं, धर्म के नाम पर उसे जेल में ठूस दे रहे हैं, एनएसए जैसा कठोर कानून, उसके तहत आप उसको बंद कर दे रहे हैं? यही एक उनकी जो एक इंसानियत की तो बात ही छोड़िए, क्या यही एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है? उसका यही फर्ज है, उसका यही कर्तव्य है। सो ऐसे डॉक्टर कपिल खान साहब को बंद कर रखा है और सबको दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं किसी को नहीं दिखाई दे रहा। इस देश की जो मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, क्या उसे दिखाई नहीं दे रहा कि एक बेगुनाह डॉक्टर उनका जेल में पड़ा है और नरक जैसी जिंदगी, जहन्नुम में उस व्यक्ति को बंद कर रखा है? वो व्यक्ति जो समाज के और देश के इतना काम आ सकता है,
उसके प्रति क्या मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को यह दिखाई नहीं देता? क्या अदालतों को, चाहे वो हाई कोर्ट हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, या उसकी लखनऊ बेंच हो, या वो माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, क्या उन्हें दिखाई नहीं देता कितना अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है? एक व्यक्ति जो इतना देश के लिए लाभकारी हो सकता है ऐसे संकट के समय में, जिसकी एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक घंटा देश के लिए चाहिए, उस व्यक्ति को आपने बंद कर रखा है, बेगुनाह व्यक्ति को सिर्फ जाति दुश्मनी मानकर। और उसका सबसे बड़ा कसूर यह है क्योंकि जिन लोगों को बचाया जा रहा है उसमें खुद मुख्यमंत्री भी उसके जांच के दायरे में आएंगे। क्यों आएंगे? जिस बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एक कंपनी है पुष्पा सेल्स करके, जो सप्लाई करती थी सामान, या यूं कहूं कि ऑक्सीजन सप्लाई करती थी, उसका पेमेंट था, पेमेंट नहीं किया गया और पेमेंट के लिए उसने 14 रिमाइंडर भेजे। पहला रिमाइंडर उसने अप्रैल में भेजा और उसमें उसकी सूचना उसने जो है उस सबकी मुख्यमंत्री तक को दी थी। तो क्या मुख्यमंत्री जी को दिखता नहीं था कि एक व्यक्ति, एक कंपनी, एक फर्म जो सप्लाई कर रही है और वो सप्लाई ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, उसको पेमेंट क्यों नहीं किया गया? 68 लाख रुपए जो दिए जा सकते थे, जो डीजीएमसी जो वहां पर थे, मिस्टर गुप्ता जो इस सबके पीछे हैं, उस मिस्टर गुप्ता को क्यों नहीं कहा गया कि आपके पास पैसे हैं, आप इसको पेमेंट कीजिए? पेमेंट नहीं किया गया। उस सब के बावजूद 500 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम किया गया। तो ये जो सारी चीजें हैं, इसमें ऊपर तक सारे लोग जाएंगे, ऊपर तक इंक्वायरी होगी और निश्चित रूप से बहुत लोगों पर आंच आएगी, चाहे वो कोई भी हो, बड़े बड़े लोग फंसेंगे। तो उन सब को बचाने के लिए ये सारी चीज की गई। और डॉक्टर कपिल बड़े सॉफ्ट टारगेट थे, हालांकि और भी उसमें कई डॉक्टर हैं जिनको निशाना बनाया गया है, लेकिन मेन टारगेट डॉक्टर कपिल हैं, उनको बनाया गया। और कहीं ना कहीं उनका जो धर्म है, मुस्लिम समाज का एक व्यक्ति होने के नाते भी उनको सबसे ज्यादा टारगेट किया गया है। यह मुस्लिमों के प्रति जो नफरत है, चाहे योगी जी की हो, चाहे मोदी जी की हो, चाहे बीजेपी सरकार, आरएसएस की, इनमें से विश्व हिंदू परिषद की, किसी की भी हो, बजरंग दल की हो, साफ नजर आती है और वो उसी का निशाना उनको बनाया गया है। क्या नहीं चाहिए अदालतों को, जैसा मैंने अभी कहा कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को, कि सो मोटो एक्शन लेके कम से कम ये पूछे सरकार से कि इस आधार पर तुमने बंद कर रखा है, क्या है गुनाह इस व्यक्ति का जिसे बंद कर रखा है? किस वजह से इसके प्रति इतनी नफरत है आप सब में? जो व्यक्ति जितने इतने कैंप लगाए, मानवता के लिए लगातार काम कर रहा है, उस व्यक्ति के प्रति इतनी नफरत क्यों है? उसे क्यों आपने सलाखों के पीछे नरक जैसी जिंदगी दी है, उसके अंदर डाल रखा, जहन्नुम में डाल रखा? क्यों नहीं चाहिए अदालत को? अदालत नहीं पूछेगी तो कौन पूछेगा? आप और मैं तो पूछ नहीं पाएंगे। आपकी और मेरी और आम आदमी जो है, सामान्य व्यक्ति जो है, उसकी तो कोई औकात ही नहीं है। आप समझ रहे हैं क्या स्थिति है? देख रहे हैं आप सब कुछ की क्या स्थिति है? इन हालात में क्या नहीं चाहिए अदालत को? पर साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैंने बहुत बार कहा है, इस देश की अदालतें अब अदालतें नहीं रही, उनका अस्तित्व लगभग खत्म हो गया है भी तो वो जनता के लिए नहीं है, आम आदमी के लिए नहीं है। अभी 2 साल पहले जस्टिस गुप्ता रिटायर हुए सुप्रीम कोर्ट से, उन्होंने कहा कि अदालत अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। तो गरीबों के लिए नहीं है, दबे कुचले लोगों के लिए नहीं है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज के लिए नहीं है, जो बेगुनाह, चाहे किसी भी जाति धर्म समाज के हैं, जो बेगुनाह हैं, निर्दोष लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, उनके लिए नहीं है अदालतें। और आपने एक तो अभी देखा ही होगा कि जिस तरह से ये अभी 10 तारीख को विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है, जो सबकी समझ में आ रहा है कि क्या है, उस सब के बावजूद भी यही माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, जिसने कहा है कि एनकाउंटर की गाइडलाइंस उन्होंने दी है, बनाई है कि एनकाउंटर हो तो इन परिस्थिति में ऐसे हो सकता है, ये सही होगा, ये गलत होगा, उस सबके बावजूद भी उसके आदेश की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, फिर भी चुप है। तो मैं तो इसीलिए बार बार कहता हूं, अदालतें खत्म हो गई हमारे देश में। अब अदालतें नाम के लिए हैं, बाकी रहा कुछ नहीं। अगर अदालतें होती तो जो इतना अन्याय लगातार हो रहा है, जो आपको और मुझे, आम आदमी को, आम व्यक्ति को, साधारण से साधारण व्यक्ति को, हर किसी को दिखाई दे रहा है,
अदालत को नहीं दिखाई दे रहा। वो सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन अदालत कार्रवाई नहीं कर रही। क्यों? किस बात का डर है अदालत को? अगर इतनी बड़ी ताकत, संविधान की ताकत, अथाह ताकत सरकार, उसके सुप्रीम कोर्ट के पास होने के बावजूद भी उसे नहीं दिखाई दे रहा, वो चुप बैठी हैं, तो फिर क्या कहा जाएगा? फिर तो मैं यही कह रहा हूं ना कि अदालतें खत्म हो गई, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, कोई भी हो, कहीं कुछ नहीं रहा। न्याय है ही नहीं, इंसाफ है ही नहीं, मदद है ही नहीं कहीं भी। आपने देखा, आपने ये उसमें भी देखा जब प्रवासी मजदूर लाखों करोड़ों की संख्या में सड़क पर मर रहे थे, चल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का रवैया तब भी देखा आपने। सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में जो पिटीशन लगाई गई सुनने से ही मना कर दिया। वो तो जब कई हाई कोर्टों ने जब आदेश पारित किया उस सबके बाद, और 17-18 वकीलों ने, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने बड़ी कड़ी चिट्ठी लिखी, देन उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो एक्शन लेके वो किया 2.5 महीने बाद, और कहा कि प्रवासी मजदूरों की बात सुनी जाए। लेकिन तब तक तो सब लोग अपने घर पहुंच चुके थे, तो क्या रहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का? ये सारी चीजें आप सुने। ऐसे में जब सरकार अन्याय करने पर उतरी हो, जब जितने भी सरकारी विभाग हैं, संगठन हैं, या अलग अलग जो ताकतें हैं सरकार की, वो सब खत्म हो गई हो, और सरकार के, या यूं कहो कि चंद 2-4 लोगों के ही इशारे पर सब कुछ होना हो, कहीं से आपकी बात सुनी ना जाए, समझी ना जाए, समझना तो बहुत दूर की बात है, जब सुनी नहीं जाएगी तो सुनी ना जाए, आपके साथ कोई खड़ा ही ना हो, सरकार आपको न्याय देने के लिए, या कोई संस्था सरकार की आपकी बात सुनने के लिए तैयार ना हो, तो तब क्या करेंगे आप? अदालत भी आपकी बात सुनने को तैयार नहीं हो, तो तब क्या करेंगे आप? साथियों, मेरी नजर में तो इसका केवल एक ही इलाज है, और मैं ये बात बार बार कहता रहा हूं। मैं नहीं जानता कि लोग कितना समझे कितना नहीं, पर मेरी नजर में एक ही इलाज है कि हम लोग आवाज उठाना शुरू करें। Press the bell icon and never miss any update from TNNI.